हाय स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे वीड के बारे में और आज हम अध्ययन करेंगे क्रॉप रोटेशन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल। मतलब सस्यावर्तन, फसल चक्कर किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, महत्व कौन से होते हैं इसके और सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे बातों में सस्यावर्तन, फसल चक्र किसे कहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि परिभाषा देखते हैं फसल चक्र की कि क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर फसल को हेर फेर कर ऐसे उगाना ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति वैसी की वैसी बनी रहे, तब फसल का उत्पादन भी हमें अधिक प्राप्त हो। तो उसे क्या कहेंगे हम, सस्यावर्तन या फसल चक्र कहते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में कोई सा भी एक होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में, ये अपना क्या है, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर, निश्चित अवधि में या निश्चित समय पर फसल को हेर फेर कर ऐसे उगाना ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति वैसी की वैसी बनी रहे, तब फसल से हमें उत्पादन भी क्या हो, अधिक प्राप्त हो। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सस्यावर्तन या फसल चक्र कहते हैं। तो ये तो क्या होगी अपने सस्यावर्तन फसल चक्र की परिभाषा सबको पता हो गई, किसे कहते हैं, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र या सस्यावर्तन। इसके बाद में देखते हैं कि सस्यावर्तन में हमें कौन कौन सिद्धांत अपनाने चाहिए ताकि हमें फसल से अधिक हम मुनाफा प्राप्त कर सके। जैसे इसकी प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, तो इसके मुख्य रूप से 5 प्रिंसिपल हैं। एग्जाम में 5 या 6 प्रिंसिपल पूछता है, वैसे बहुत से प्रिंसिपल हैं। और इस तरह के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखते हैं हम, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों की बुआई करना। ये सस्यावर्तन के सिद्धांत हैं। जैसे गहरी जड़ वाली फसल के बाद में कम गहरी जड़ वाली फसलों की बुआई करना। जैसे मान लो कि अगर फसल चक्र में हम मूसला जड़ वाली फसलों की बुआई करते हैं, जैसे मान लो कि ये अपनी मृदा होती है, और अगर हम क्या करते हैं, मूसला जड़ वाली फसलों की बुआई करते हैं, तो मूसला जड़ वाली जो फसलें होती है उनकी जड़ें क्या होती है, मृदा में क्या होती है, गहराई तक जाती है, और क्या करती है, मृदा से वो तत्वों का अवशोषण कर लेती है। अगर अगली बार भी फसल चक्र में हम मूसला जड़ वाली फसलों की बुआई करते हैं तो वो उसी गहराई से क्या करेगी, तत्वों का अवशोषण करेगी, और इससे क्या होगा, फसल का उत्पादन हमें कम प्राप्त होगा। इसके विपरीत अगर हम उथली जड़ वाली फसलों की बुआई करते हैं तो जो मृदा के ऊपरी भाग में जो तत्व रह गए थे उनका क्या होगा, अवशोषण आसानी से हो जाएगा, और जो मृदा में क्या होती है, तत्वों की मात्रा वैसी की वैसी बनी रहती है। तो ये तो हो गया सिद्धांत कौन सा, पहला, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों की बुआई करना। सिद्धांत दूसरा आता है, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों की बुआई करना। अगर मान लो कि फसल चक्र में हम अधिक खाद चाहने वाली फसलों की बुआई करते हैं तो उसके बाद में कम खाद चाहने वाली फसलों की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि जो अधिक खाद चाहने वाली फसलें होती है तो वो संपूर्ण खाद का उपयोग नहीं कर पाती है, तो अगली फसल में हमें कम खाद देने की आवश्यकता होती है। सिद्धांत दूसरा ये हो गया। सिद्धांत नंबर 3 आता है, फसल चक्र किसान की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। कैसे कि जैसे मान लो किसान की जो दैनिक जीवन के लिए उसे कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे खाद्यान्न है, तेल है, अनाज है, दालें हैं, तो इन सबको ध्यान में रखकर ही किसान को फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि उसकी जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति है वो उसकी आसानी से हो सके। इसके बाद में आती है, फलीदार वाली फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलों की बुआई करना। तो सस्यावर्तन की एक मुख्य विशेषता होती है कि फलीदार वाली फसलें होती है उनसे क्या होता है, मृदा में क्या करती है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है ना। बताते हैं कि जैसे फसलें होती है फलीदार, वो लगभग मृदा में 120 केजी पड़ती है, क्या करती है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है।
और इस नाइट्रोजन का लगभग कितना परसेंट, 75% भाग क्या होता है, उपयोग हो पाता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो अगली बार हम बिना फलीदार वाली फसलों को शामिल करते हैं तो वो उस नाइट्रोजन का उपयोग आसानी से कर लेती है। तो वो होती है फलीदार वाली फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलों को सस्यावर्तन में शामिल करना। इसके बाद में सिद्धांत नंबर जो 5 आता है वो आता है फसल चक्र निकटवर्ती कृषि उद्योग को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जैसे मान लो किसान के पास में जो फसल वो उपयोग कर रहा होता है उसके नजदीकी कौन सा उद्योग है। जैसे मान लो कि वहां पर अगर शुगर मिल है तो वो गन्ने की बुआई करेगा, अगर पास में कॉटन मिल है तो वो कपास की बुआई करेगा, पास में अगर दलहन मिल है तो दलहनी फसलों की बुआई करेगा, अगर पास में तिलहन की मिल है तो पास में वो तिलहनी फसलों की बुआई उसे करनी चाहिए। तो ये तो क्या हो गए, 5 क्या हो गए, सिद्धांत हो गए किसके, सस्यावर्तन की। तो पहले हमने देख ली परिभाषा कि सस्यावर्तन किसे कहेंगे, तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर फसल को हेर फेर कर ऐसे उगाना ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति वैसी की वैसी बनी रहे और फसल से हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। ये तो क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। अब फसल चक्र 1 से लेकर के 3 साल तक का हम अपना सकते हैं। अब इसके जो प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रिंसिपल हम देखते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार देखते हैं कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में कम गहरी जड़ वाली फसलों की बुआई करना। दूसरा आता है अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद में कम खाद चाहने वाली फसलों की बुआई करना। फसल चक्र किसान की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनाना चाहिए। फलीदार वाली फसलों के बाद में बिना फलीदार वाली फसलों की बुआई करना। फसल चक्र निकटवर्ती कृषि उद्योग को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ये तो क्या हो गए, इसके 5 सिद्धांत हो गई। अब इसके बाद में आता है कि फसल चक्र के लाभ कौन कौन से होते हैं। मतलब हमें फसल चक्र अपनाने से जो लाभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला लाभ इसका आता है कि मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। अगर फसल चक्र को हम सही तरीके से अपनाते हैं तो मृदा की उर्वरा शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। मृदा में जो भी तत्व होते हैं उनका संतुलन क्या होता है, बना रहता है। इससे क्या होता है, हमें फसल से उपज अधिक प्राप्ति होती है। पहला कौन सा हुआ, मृदा उर्वरता में वृद्धि। दूसरा लाभ होता है खरपतवार नियंत्रण में सहायता। अगर एक ही फसल को अगर हम खेत में बारी बारी से उगाते हैं तो उसमें निश्चित जो खरपतवार होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए बात करूं मैं, अगर किसी खेत में हम बरसीम को ही बारी बारी से उगाते हैं तो उस खेत में कासे नामक खरपतवार संख्या क्या होती है, बढ़ी जाती है। अगर किसी खेत में हम गेहूं को बारी बारी से उगाते हैं तो उसमें गेहूं सा क्या होता है, खरपतवार बढ़ी जाता है। अगर फसल को हम हेर फेर के उगाते हैं तो एक साल गेहूं उगा लिया, एक साल बरसीम उगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। सिद्धांत 2 लाभ हो गए। तीसरा लाभ है कि किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। फसल चक्र अपनाने से किसान की जो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति उसे आसानी से हो जाती है। जैसे किसान को अगर अनाज की आवश्यकता है तो वो फसल चक्र में अनाज वाली फसलों को शामिल कर सकता है। अगर किसान को दलहन की आवश्यकता है या दाल की आवश्यकता है तो फसल चक्र में वो दाल वाली फसलों को शामिल कर सकता है। अगर किसान को क्या है, तेल की आवश्यकता है तो फसल चक्र में तेल वाली फसलों को शामिल कर सकता है। तो इससे क्या होता है, किसान की जो घरेलू आवश्यकता की पूर्ति है वो आसानी से हो जाती है। इसके बाद में आता है लाभ नंबर 4 आता है पादप संरक्षण में सहायता। कि फसल चक्र अपनाने से क्या होता है, जो फसलों में लगने वाले जो कीट होते हैं उनको हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब फसल चक्र अपनाने से क्या होता है, पादप संरक्षण में क्या मिलती है, हमें सहायता मिलती है। इसके बाद में जो लाभ नंबर जो 5वां आता है वो आता है उचित नियोजन। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी किसान फसल चक्र अपना रहा होता है या जिस किसी भी खेत में वो फसल बोता है उसके नियोजन की या उसकी जो फसल बोएगा या उसके जो खाद चाहिए, पानी चाहिए,
या मजदूरों की जो आवश्यकता होती है वो पहले से क्या होता है उसको तैयार रखता है। तो ये तो क्या हो गए इसके 5 ही लाभ हो गए। 5 लाभ कौन कौन से हुए? मृदा उर्वरता में क्या होती है? वृद्धि होती है। खरपतवार नियंत्रण में क्या मिलती है? सहायता मिल जाती है। किसान की घरेलू आवश्यकता क्या होती है? पूर्ति आसानी से हो जाती है। पादप संरक्षण में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। और उचित नियोजन, उचित नियोजन मतलब पहले से ही जो फसल बोएगा या फसल चक्र में जो फसल शामिल कर रहा है उसके लिए खाद है, पानी है, श्रम की आवश्यकता होती है या मृदा को तैयार रखता है। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।